गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो बता सकते हो? आप कौन हो, कहाँ पर हो? जी सर। मेरा नाम शेष सूर्यांश है और मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर में हूँ, RHR हॉस्टल में। मेरी ब्रांच मैकेनिकल डुअल डिग्री है, टेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। और मेरी जेई मेंस रैंक 9700 थी, जे एडवांस रैंक 10700। और मैं डीपीएस नालको नगर से 12th 10th और 12th दोनों की। गुड बेटा। अब बेटा देखो, कहीं ना कहीं इस वीडियो का पर्पस आपको पता है कि आपके जूनियर्स को गाइड करना है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है सिर्फ वही वाले बच्चे हैं। आप थोड़ा उनको फोकस में रख के सोचना कि क्या आपकी सही बात उनके दिल और कान तक पहुंच जाए। चलो जी देखते हैं। बेटा, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम हम लोगों के या वीएमसी अंगुल के टच में कब से हो बेटा? सर, पहली बार मैं 10th के एंड के आसपास, 10th मिड के आसपास आया था, जब एनटीएससी का एग्जाम था। और तभी लेकिन फॉर्मली मैं आप लोगों का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन थोड़ी गाइडेंस की वजह से ही मेरा एनटीएससी हुआ था। उसके बाद फॉर्मली मैं 11th के स्टार्टिंग में जेई प्रिपरेशन के लिए 2 साल रहा। 11th के स्टार्टिंग से जेई के एंड तक 3 साल है, लेकिन ऑफिशियली 2 साल। अब चलो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन बताओ, एनसीईआरटी और मॉडल्स खत्म की थी? चलो बढ़िया। नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कई बच्चे परफेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको लगता है जी कि सर। यार, और कुछ दोस्त भी हाइप कर देते हैं कि मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। रियलिटी तुम लोग अब शायद फील करते हो क्या है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट धीरे धीरे बात करते हैं। जी सर। आप मुझे बताओ कि फिजिक्स वाइज, केमिस्ट्री वाइज, मैथ वाइज, चलो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाइज तुमने क्या क्या फॉलो किया था, और कौन कौन सी बुक्स भी फॉलो की थी वो भी बता देना। तुम्हारी स्टडी क्या थी और बुक्स क्या थे, बताओ बेटा। फिजिक्स में मेरा प्राइमरी आपकी क्लास अटेंड करना था, उसमें नोट्स बनाना। वो अगर मैं पूरा अटेंटिवली अगर सुनता था तो वहीं पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। एक दो क्वेश्चंस के साथ वो पूरा काफी हो जाता था। एंड टू बैक इट अप, एच सी वर्मा इज आइडियल बुक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट करना भी है, एंड वो खुद में ही काफी पावरफुल है। जे मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी काफी। तो और उसके बाद एच सी वर्मा पूरी खत्म करता था। और फिर उसके एक दो हफ्ते बाद डाउट्स। तो ये पूरा प्रोसेस खत्म करने से मेरा कोई भी टॉपिक स्ट्रांग हो जाता था। जिसमें कोई भी टॉपिक जो मेरा फिजिक्स में वीक रहा है, वो इन तीनों स्टेप्स में किसी एक को मिस करने की वजह से है। कि या तो आपकी क्लास में ठीक से अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू सम इशू, या एचसी वर्मा मैंने खुद सॉल्व नहीं की, या एचसी वर्मा आधी सॉल्व करके छोड़ दी, कुछ क्वेश्चन लास्ट के स्किप कर दिए, या डाउट्स छोड़ दिए ऐसे ही, किसी से पूछे नहीं। तो वहीं पे वीकनेस आ जाती थी। बट मतलब वैसे तुम ही स्ट्रेटेजी। 3 पॉइंट बोल रहे हो। फर्स्ट क्लासेस विथ नोट्स, सेकंड एचसी एचसी वर्मा वर्मा खुद से सॉल्व करना। एक्सरसाइजेस, और तीसरा अगर उसका फॉलो अप ना लेना है। एचसी वर्मा जी का अगर सर। मान लो तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुमने डाउट्स नहीं लिए, तो वो गलती है। जी सर। तो ठीक है। ऐसे ही बेटा तुम मैथ्स के लिए बताओ। सर, मैथ्स के लिए मैंने काफी अनकन्वेंशनल बुक सॉल्व की थी, आर डी शर्मा, जो वही बोर्ड्स वाली 12th वाली आर डी शर्मा है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं। और वो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि उसका लेआउट बहुत अच्छा है, और मैं उसको 8 से कर रहा हूँ। आर डी शर्मा 8 9 10 तीनों मैंने किया है, एंड वही मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है मैथ्स मेरा। बेटा तुम बच्चों को ये चीज समझा दो, क्योंकि देखो होता है क्या ना कि तुम जो सोच रहे हो सकता है बच्चा उसको अदर वे ले जाए। आरडी शर्मा तुमने सीबीएसई वाली लगाई है या आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव? क्योंकि हम लोग के टाइम में तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव आती ऑब्जेक्टिव थी। मोटिव वाली, जिसे हाँ। तो तुमने कौन सी लगाई आरडी तो शर्मा? सीबीएसई वाली, सीबीएसई वाली। सीबीएसई वाली ना? ठीक है। और उसके बाद बेटा मैथ्स में और क्या किया बेटा आपने? सर, सीबीएसई वाले का मेन ये था कि उसमें कंटेंट चाहे इतना अच्छा ना हो, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट उसका लेआउट काफी अच्छा है। कि जो केसेस वो हर चीजों में बना देता है, स्पेशली ऐसे इंटीग्रेशन, एओडी, कुछ टॉपिक्स वो बहुत अच्छे हैं। हम्म कि मैंने आर डी शर्मा से किया था, इसलिए तभी मेरा स्ट्रॉन्ग था। बाकियों का हम्म। तभी मेरे जो कंटेम्प्रेरी है, मेरे बाकी बैचमेट्स हैं, उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और आर डी शर्मा का लेआउट की वजह से इतना अच्छा था कि कोई अलग अलग इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, उसके 4 5 केसेस हैं, हर एक का एक्सरसाइज है। तो 5 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से एक क्लैरिटी आ जाता है माइंड में। हर केसेस का इंडिविजुअल बन जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड फर्दर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों से असाइनमेंट मांग के वो सॉल्व करते थे। बट बेसिक एक मेरा आर डी शर्मा रहता था। ठीक है एंड बेटा। उसके अलावा कुछ दूसरे बुक्स जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, जो जैसे हॉलोनाइट अलजेब्रा एक बुक है, वो उससे मैंने बस प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया था। और एक दो सीक्वेंस एंड सीरीज कुछ कुछ किया था, लेकिन पूरा नहीं किया, इसलिए बस पूरा फ्यूटाइल। अगर वो कोई भी बुक आधी छोड़ेंगे तो कोई काम नहीं आने वाली। तो प्रोबेबिलिटी एक था जो मैंने पूरा खत्म किया था, इसलिए वो काफी स्ट्रॉन्ग था मेरा। पहले आर डी शर्मा से किया, फिर हॉलोनाइट पूरा खत्म किया। तो एक दो बुक्स जैसे एस एल लोनी है और ये हॉलोनाइट है, इनका
मैंने थोड़ा किया, थोड़ा छोड़ा, इसीलिए वो पूरा फ्यूटाइल रहा, कोई बिल्कुल भी काम नहीं आया। अगर पूरा करता तो वो काफी यूजफुल होता। मतलब तुम इन शॉर्ट ये कह रहे हो कि अगर मतलब जो भी बुक जिस चैप्टर या जिस लॉजिक वाइज तुम पढ़ रहे हो उसे पूरी खत्म करेंगे, फिनिश व्हाट यू यस सर। स्टार्ट। यस सर। ठीक है। और बेटा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पे आते हैं केमिस्ट्री बेटा। चलो बेटा देखो, एक ऑनेस्टी रखते हुए ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम और बेटर रैंक ट्राई करते, या मतलब इफ थिंग्स वर समथिंग डिफरेंट, तो तुम बच्चों को, अपनी जूनियर बैच को, अपनी बैच के ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कि अब तुम्हें क्या लगता है कि केमिस्ट्री के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, या बुक्स कौन सी फॉलो करते हैं। बताओ बेटा। सर पहला कभी क्लासेस ठीक से अटेंड करनी चाहिए, वो मैंने हम्म। ठीक से नहीं किया था, इसलिए वही फर्स्ट स्टेप से ही मेरा गलत हो गया था। फाउंडेशन नहीं थी, बिल्डिंग क्या ही बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पूरा बर्बाद था लास्ट तक भी। जे एडवांस के एग्जाम में जो मेरे टोटल 110 नंबर आए, 110 मार्क्स में से मेरा 2-3 मार्क्स ही शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, मैक्सिमम 4 या 5। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इन जनरल काफी स्कोरिंग चीज है। तो उसके लिए सिंपल रिकमेंडेशन है कि क्लासेस सारी अटेंड करनी चाहिए और नोट्स पूरे बनाने चाहिए। और एक अपना फ्लो होना चाहिए कि नोट्स के थ्रू ही एक अपना फ्लो होना चाहिए कि आइदर कंपाउंड वाइज के एल्डिहाइड्स कीटोन्स अलग, अल्कोहल अलग, ईथर अलग, या फिर रिएक्शन वाइज कि पहले सारा एस एन फिर सारा एलिमिनेशन। इस टाइप का फ्लो में होना चाहिए, अपना फ्लो होना चाहिए, तभी अपने नोट्स से बेस्ट पढ़ सकते हो। मैंने वही मिस्टेक की कि ना सर के नोट्स मैंने ठीक से पढ़े, ना मैम के नोट्स ठीक से पढ़े, और फिर दूसरी बुक से कोशिश की, वो भी ठीक से नहीं हुआ। और इंटरनेट तो है ही बर्बाद, तो कहीं से भी कुछ हो नहीं पाया फाइनली। एनसीईआरटी में भी इतना अच्छा नहीं था, ना कोई बुक मिली अच्छी। तो पढ़ने के लिए फाइनली जो लास्ट 1-2 महीने में श्वेता ने जितना पढ़ाया, एंड दोस्तों से, आयन का प्राइमरी उसमें है कि हाँ दोस्तों से बीच में जितना ग्रुप में मैं पढ़ पाया उतना ही। बेटा, पता है हम लोग के टाइम में ना एक छोटा कोहोर्ट बनाना पढ़ाई का बहुत मायने रखता था। अब और मैं देखता हूँ कि जहां जहां मैं वो बनवाने में शामिल, मतलब कोशिश करता हूँ कि बच्चों के बीच बनवा दूं डांट के या कैसे भी करके, तो बच्चे हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहता है रिजल्ट लाने में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम बच्चों का एक साथ बल्क में जो सिलेक्शन हुआ, उसमें तुम लोग की ग्रुप की बहुत डायनेमिक, ग्रुप डायनेमिक जो थी तुम्हारी, वो बहुत इन्वॉल्व थी बेटा। जी सर एग्री, ये पूरा agree। बहुत हेल्प किया था, उस ग्रुप नहीं होता तो शायद हमारा हो भी नहीं पाता। हम्म। अब बेटा देखो, मैं कहीं ना कहीं तुमसे पूछूंगा, और ये बात तुम्हें ऑनेस्टली बतानी चाहिए कि बेटा एक बच्चा तैयारी में कई बार डोलता है, मतलब उसका मन वो रहता है थोड़ा सा फिकल माइंडेड बोल दो, या थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें, या जो तुम्हारा मोटिवेशन थी, या सिंपल जो तुम ऐसे बोलो कि हाँ ठीक है सर, दिस वाज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग और पर्सन जिसकी वजह से तुम तैयारी कर पाए, या हु वाज योर हीरो व्हाइल प्रिपेयरिंग। बेटा किसको तुम पूरा क्रेडिट देना चाहोगे प्रिपरेशन में, कि जो तुम्हारे साथ रहा। पेरेंट्स ऑब्वियसली, कि वो हमेशा से स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हमेशा साथ में रहे। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, कई सारी डिफिकल्टीज आए, मेरा अपना इनसिंसेरिटी, मेरा अपनी इनकैपेबिलिटीज कई सारी थी, मैक्सिमम वही थी। और उसके अलावा पापा का ट्रांसफर 2 बार हुआ, बट उसमें उतना इतना उन्होंने सपोर्ट किया कि मेरे लिए कभी भी आज तक भी वो ऑब्स्टेकल नहीं रहा है। इट वॉज जस्ट एन इवेंट, पापा का ट्रांसफर हुआ, मेरी पढ़ाई में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, मतलब मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं आया। और पापा तो हमेशा सपोर्ट करते थे, साथ में नहीं रहते थे कई बार, लेकिन फिर भी काफी इमोशनली हेल्प करते थे। और मम्मा तो पूरा ही साथ में रही है पूरा टाइम। बहुत सारे मेरे लॉस आए, पापा ने गिव अप कर दिया, मैंने खुद गिव अप कर दिया, लेकिन शी स्टिल स्टूड बाय माय साइड, आपके पास लेके आई। आपने भी पूरा, फिर उनके बिगेस्ट डिसीजन तो उनका मुझे यही सही लगता है कि आपके केयर में पूरा छोड़ना। फिर आपने जो पूरा गाइड किया वही है, इसीलिए पेरेंट्स, बेटा मैं व्हाट टीचर्स। आई पर्सनली फील कि बेटा पता है कई लोग ऐसा होता है ना कि वो लोग रिलेशन, जैसे आजकल ना कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है। पापा अपनी बात बच्चे को खुल के नहीं बोलते हैं, बच्चा अपनी बात नहीं बोलता है मम्मी पापा से। आपकी मम्मी के अंदर एक सही में बहुत अच्छी चीज थी, वो खुल के बात तुम्हें समझा पाती थी कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं 80:20 तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में बांटूंगा, कि तुम क्रेडिट मिलना चाहिए तो 80% मम्मी को, 20% पापा को। जी बट ये सर। पापा के अगेंस्ट में नहीं, क्योंकि मम्मी जिस समय राइट डिसीजन लेती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था बेटा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन का पर्पस शायद तुम भी जानते हो। बेटा इस विल और स्किल आपके हिसाब से क्या क्या मैटर करता है। सर प्योरली विल, क्योंकि स्किल बहुतों के पास होती है लेकिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन विल के साथ कोई भी कर सकता बेटा देखो, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे पूरी तैयारी के दौरान देखो,
हम हर बच्चे का मेथड अलग होता है। बच्चे कंपैरिजन करके बर्बाद हो जाते हैं। उनको लगता है कि देयर इज डेफिनेट थंब रूल और यार्डस्टिक, अगर वो ये फॉलो करेंगे तो ही उनका सिलेक्शन होगा। तो तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सारे दोस्तों की तैयारी के तरीके अलग थे, सबके मेथड्स अलग थे, और फिर भी सब एक साथ सेलेक्ट हुए? तो कोई कंपैरिजन तो था नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने जूनियर्स को कुछ बेटा वैसा मैसेज देना चाहोगे? जैसे तुम्हारे बैच ने क्या अच्छा किया था तुम्हारे ग्रुप ने? लाइक मोबाइल पे रहते थे, इंटरनेट पे रहते थे, क्या ऐसी चीज थी जो तुम नहीं करते थे? कि मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ बेटा, क्या तुम अपने ग्रुप को ऑब्जर्व करके और खुद की एक्सपीरियंस से बताओ, क्या तुम लोग इंटरनेट बेस्ड पढ़ाई करते थे या तुम लोग कन्वेंशनल वे में पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे तुम लोग? उसका प्राइमरी तो है कि हमेशा टीचर्स के टच में रहते थे, कि मुझे जितना भी मुझे याद है मैं अपने जर्नी में भटका हूँ वो तभी है जब आप लोगों से टच में नहीं रहा है, थोड़ा दूर गया तभी। तो जो टीचर्स बोलते थे वो मैं पूरा फॉलो करता था। और उसके अलावा इंटरनेट से दूर रहना, कि वो बहुत ही बड़ा ट्रैप है वो। आराम से उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारे फंस चुके हैं। मैं इतना फंसा नहीं था, वो भी थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि मेरे पास सितंबर में 2020 में जे एडवांस के बाद मेरे पास अपना स्मार्टफोन है। उसके बीच में बस कम्युनिकेशन पर्पज के लिए छोटा सा नोकिया वाला फोन था। एंड वो वो सबको पता है कितना एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। और पूरा वो टाइम बीच पास हो में सकता है उसमें। बीच में वो भी ले लिया जाता था। वो भी ले लिया था फिर फाइनली। हाँ। तो फोन मेरे पास था ही नहीं, इसलिए दैट वाज वन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ माय पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दैट। और इसलिए मैं एडिक्शन का कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। एंड वही एक मेजर चीज था आई थिंक, ऑप्शन होता तो मैं बिगड़ चुका होता। तो जिनके पास ऑप्शन है बिल्कुल भी, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट, कि इंटरनेट पे बिल्कुल मत जाओ। जितना कम हो सके, कि वो एकदम एडिक्टिव भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। एंड ब्रेन को ऐसे वो जकड़ के रखता है, तुम और किसी बारे चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, लाइक टू कीप योर माइंड देयर। दैट इज उसका मेजर डिसएडवांटेज। जैसे स्पोर्ट्स वोर्ट्स है दूसरे काम में गए, किया एंड देन कम बैक टू स्टडीज। बट इंटरनेट ऐसा नहीं है, इसीलिए वी शुड स्टे अवे फ्रॉम। बेटा दे ऐड एलिमेंट ऑफ एडिक्शन इन दैट। एक्चुअली हमारा ब्रेन ना एक कोई भी जो नई चीज होती है, नोवेल्टी फैक्टर, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, कोई नई नई चीज के प्रति। तो इंटरनेट इज वेरी गुड एट आपको हर 10 सेकंड में कुछ नई चीज दिखाने के लिए। तो बेटा डीटी करके वो पूरा टाइम इंटीग्रेशन करके ले जाता है, पूरा 24 आवर चले जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि वो नई नई स्किल सीख रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और दे आर जस्ट डोनेटिंग देयर टाइम। तो चलो, तुम्हारे बैच में सही में अच्छा था बेटा ये चीज। मैं आई रियली अप्रिशिएट कि तुम्हारा बैच बात माना था कि हाँ, मोबाइल से दूर रहना है। बेटा, और नेक्स्ट चीज तुम मुझे थोड़ा सा अपना वो मॉक्स की और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की जर्नी को बताओ। क्या तुम सिलेबस पे स्टिक करते थे या रैंडम पढ़ते थे, या मॉक्स को कितना सीरियसली देते थे? जेई मेंस के लिए कितने मॉक दिए थे, जे एडवांस के लिए कितने दिए थे? बताओ बेटा। सिलेबस से तो पूरा हम, कि जो जूनियर्स को तो अभी तक पता भी होगा, बट अगर नहीं पता तो सर ने हम लोगों को प्रिंट आउट निकलवाए थे। And हमेशा जेई मीन्स का एक जे एडवांस का प्रिंट आउट लेके बैग में हम घूमते थे। पानी की बोतल हो ना हो, कोई पेन हो ना हो, लेकिन सिलेबस हमेशा हमारे साथ रहता था। और पूरा एकदम सिलेबस से रिलेटेड करते थे, एंड इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। काफी पाइवटल था वो, कि नहीं तो बहुत सारी बुक्स थी जो मैं फॉलो कर रहा था जिनमें एक्स्ट्रा चीजें थी। और जे एडवांस के लिए स्पेशली तो और भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें इतना क्लैरिटी नहीं है। तो वाइडर एक टॉपिक दे दिया, उसके अंदर क्या क्या है वो भी नहीं पता। तो सिलेबस को स्टिक करना उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड एज फॉर मॉक्स, वो तो बिल्कुल क्रूशियल है, उसके बिना तो शायद प्रिपरेशन मेरा एग्जाम होता भी नहीं। इवन दो मैं पढ़ लेता, पूरा टॉपिक्स कवर कर लेता, और बट नहीं होता। इवन तुम पढ़ के प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करके कई सारी चीजें सीख सकते हो, बट जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है, मेंटालिटी है, वो चीजें तुम कहीं सीख नहीं सकते मॉक के अलावा। कि कई सारी चीजें, जैसे जेई मीन्स हम जाते थे तो ऐसा होता कि सेकंड, मेरा फर्स्ट में बस थोड़ा नर्वसनेस था। सेकंड तक आराम से जाके फुल अपना पढ़ के दे करके आ गए थे, कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी लोगों के साथ जिन्होंने मॉक नहीं दिया था उनके साथ कुछ कुछ था, कि टाइम नहीं हुआ, मैथ्स लेंदी आ गया। कि मैथ्स ठीक है, लेंदी था, आई एडमिट दैट। बट टाइम मैनेजमेंट एक आ जाता है, स्किल एक आ जाती है, कि इसको पहले केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, फिर मैथ्स करना है। और वो सर से सुनना अलग चीज है, एंड एक्चुअली खुद करना एंड बार बार करके प्रैक्टिस करना अलग चीज है। जेई मीन्स में हमने अराउंड 30-40 मॉक्स दिए होंगे, पूरा सब मिला के शायद और भी ज्यादा 45 तक भी जा सकते हैं। टारगेट हमने 60 का, 50-60 का लिया था, तो उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफी सारे मॉक्स दिए थे। एंड लास्ट तक ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, कि पहले 10 मॉक में नए लगते हैं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस लगते हैं हाँ ये क्वेश्चन तो पहले देखा हुआ है। और लास्ट के जब जेई मेंस के पहले तक हम जोक करने लगे थे कि मेटलर्जी से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं।
और उसमें एक दो बार हुआ है कि जेई मेंस में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो हम मॉक्स में 4-5 बार दे चुके हैं, तो बिना सोचे सीधा टिक करके आ गए। इसीलिए मॉक्स तो मैं कई सारे टॉपिक्स भी ऐसे थे जेई मेंस के लिए जो मॉक्स के थ्रू ही मैंने पढ़ा है, कि मैंने क्लास शायद अटेंड नहीं किया, ठीक से पढ़ा नहीं, मॉक्स में देते देते एक एक क्वेश्चन को करेक्ट करते करते पूरा हो गया। इनऑर्गेनिक उसका एक मेजर है। जेईई एडवांस्ड के लिए हमने लास्ट के एक महीने में ही, जो सितंबर 1 से लेकर के अक्टूबर 3 तक, उस एक महीने में ही हमने 10 मॉक्स दिए थे। जो 10 मॉक्स इंक्लूडिंग मतलब 6 घंटे के 10 मॉक, एक एक सेट नहीं बोले, पूरा सेट 1 सेट 2 करके 10 दिए थे। और उसके अलावा पहले का मिला के और 20 तक शायद हो जाएंगे टोटली। और जेईई एडवांस में तो मॉक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस से। जेईई मेंस से तुम पहले बस चार पांच मॉक हर एग्जाम के पहले दे दो तो मैनेज हो जाएगा। बट जेईई एडवांस के लिए तो बिना मॉक का यू कांट इमेजिन। अभी जो 110 है, आई थिंक अगर मॉक नहीं देता तो पढ़ के शायद कंटेंट में और इम्प्रूव हो जाता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ लेता। लेकिन इन मार्क्स डिप ही करते, डेफिनेटली डिप करते अगर मॉक्स नहीं देता तो। बेटा, सो बच्चे ना एग्जाम में एक गलती करते हैं। डू यू थिंक कि मॉक्स का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, सिर्फ मॉक देते रहना चाहिए? सर ये तो बिल्कुल ही, जब एकदम लास्ट में जेई मेंस का जैसे हमारा आ गया था कि जैसे अगर कल जेई मेंस है और आज एक मॉक दे रहे हैं तो बस स्किप कर सकते हो, अदरवाइज तो बिल्कुल ही नहीं है। एनालिसिस हमेशा ही करना चाहिए। जेई एडवांस है तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी मॉक दे रहे हो तो एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। इट्स नॉट लाइक जेई मेंस की कोई क्वेश्चन तुमने देखा नहीं आया और इंस्टेंटली तुम समझ गए। जेई मेंस में रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा, तुम अगर उसको वापस कोशिश नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे ही नहीं। जो चीज आती है वो कर दी या फिर आगे स्किप करके चले गए। तो अगर कुछ सीखना है तो जे एडवांस पूरा वापस करना चाहिए एक बार। 2 बार करने से बेटर है, डाउट सोर्स पूछने चाहिए। जेई मेंस का भी एक बार कम से कम करना चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से कितना आ रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, और कोई अगर चैप्टर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम छोड़ रहे हो तो उसको पढ़ना चाहिए। तो एनालिसिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, एज मच एज इंपॉर्टेंट एज द मॉक इटसेल्फ। बेटा देखो, तुम्हारे घर का माहौल तो शायद अच्छा काफी हो गया हो, क्योंकि इट्स वेरी रेयर कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 1000 में से एक बच्चा आईआईटी पहुंचता है। तो पापा भी आईआईटीएन, तुम भी आईआईटीएन, तो अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हें समझ आती है तो अभी तक तो मेरे ख्याल से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बेटा अच्छी स्ट्रांग थी, मुझे ढंग से याद है। तो 1/1000 इंटू 1/1000, यानी 1 इन ए मिलियन। इट्स लाइक कि 2 जनरेशन आईआईटीएन होगी बेटा। तो चलो, घर का माहौल मेरे ख्याल से काफी अच्छा होगा इस चीज को लेके, एटलीस्ट तुम्हारे बात मतलब आपस में बात करने के लिए टॉपिक काफी अच्छा होगा। अच्छा बेटे, मुझे एक चीज बताओ कि कुछ एक होता है ना कि हर बच्चा किसी दिन जागता है जिस दिन से वो थोड़ा सीरियस होता है। तुमको क्या वो डेट याद है कि हाँ ठीक है चलो अब से मैं थोड़ा सा अटेंटिव रहा, मतलब अब तो निकालना है, मतलब अब तो बेस्ट एफर्ट देने हैं, निकालना छोड़ो, मतलब अपना एफर्ट्स देने हैं। कौन सा टाइम तुम्हें याद आ रहा है? सर सितंबर 2020, जब से मैंने आपके घर आकर के पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले खुद जब पढ़ता था बस फोन पे आपसे बात होती थी या क्लास में बस बात होती थी, तब एक नहीं होता था, इतना मोटिवेशन नहीं आता था। जब पर्सनल टच आया कि आप फिर रोज के टास्क असाइन किया आपने, फिर मैंने पढ़ा, डाउट्स पूछे, जब 1-to-1 इंटरेक्शन होने लगा तब से स्ट्रांग हुआ। तो बाकी लोग ऐसे इन जनरल मैंने देखा है, कई सारे थे जो पेरेंट्स जब फोर्स करते थे तब बस टीचर्स के पास आते थे, फिर जैसे ही मौका मिले फिर टीचर से जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते थे करते थे, कि बस ऑफिशियली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी कुछ डाउट वाउट कुछ नहीं पूछते थे। वो कुछ भी नहीं कर पाए आज। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट जानता हूँ, सब जानते हैं उन 2-3 लोगों को। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि थ्रू आउट द जर्नी टीचर्स के साथ हमेशा रहना चाहिए। और मेरा भी वही वेकिंग अप पॉइंट आई थिंक तभी था कि तब तक मैं थोड़ा कैजुअल, काफी कैजुअल था, ठीक है, आई एडमिट बहुत ज्यादा कैजुअल था। लेकिन जब से आपके साथ वो खुद आके पढ़ने लगा, दैट वाज जब से मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और बेटा, कोई ऐसा कोड जो तुम बच्चों को बोलना चाहते हो, मुझे पता है अचानक से पूछने पे नहीं याद आएगा, कोई ऐसा कोड जो तुम शेयर करना चाहते हो जो तुम्हें मोटिवेट करता है, जैसे कुछ भी पोएम या कोई भी पापा की कोई लाइन, कुछ मम्मी का स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्टिक करता है। बेटा देखो, मुझे पता है कि कई बार माँ बाप कैजुअली भी जो बोलते हैं ना, बच्चे उसको सीरियसली ले रहे तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मेरे मम्मी ने एक बार मतलब बचपन में ऐसे ही बोला था कि अपनी गलती सुधार लो, हर इंसान अपनी गलती सुधार सकता है। तो लाइन मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के साथ अटैच लगती है। अगर मुझसे कई बार गलती होती है मैं हमेशा सुधारता हूँ। तो तुम्हें कोई ऐसी स्टेटमेंट जो तुम बच्चों को बोलना चाहो पढ़ाई से रिलेटेड, जो उनको फील हो सके, तो तुम क्या बोलना चाहोगे बेटा, कोई स्टेटमेंट? मेरे पापा ने 2-3 बार बोला था कि कई बार जब मैं 1-2 बार हुआ था प्रिपरेशन छोड़ने की वर्ज पे आ गया था कि बिल्कुल नहीं होगा, गिव अप करने के लिए,
कई अपने एक दो बार ऐसे बोला था कि तो अगर पढ़ रहा है तो तेरे लिए, अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो भी तेरे लिए। कि हम लोग बाद में कहीं पे होंगे, तुम्हारे टीचर्स कहीं पे होंगे, दोस्त कहीं पे होंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी पढ़ेगा तो तू खुद बाद में यू विल बी हैप्पियर, मतलब इट विल, योर फैसिलिटीज विल बी बेटर, योर फ्यूचर विल बी ब्राइटर। और अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो तू खुद बाद में सफर करेगा। तो उसमें जूनियर्स के लिए भी यही है कि तुम जो अभी मेहनत करोगे या नहीं करोगे, अभी अगर एंजॉय करोगे तो उसमें तुम ही बाद में सफर करोगे, नॉट ईदर योर पेरेंट्स, नॉट योर टीचर्स, नॉट योर अभी के कंटेम्प्रेरी या फ्रेंड्स, कोई फैमिली, वो लोग उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम तुमको ही फर्क पड़ेगा। तो फॉर द सेक ऑफ नो वन एल्स, अपने ही फ्यूचर के लिए पढ़ लो। बेटा पता है, पेरेंट को ये बात बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा दिल पत्थर का करना पड़ता है कि एक बच्चे से बोलने कि तुम अपना फ्यूचर खुद जिम्मेदार हो गए। वरना जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा वट एवर बैड गुड यू विल डू आई विल टेक केयर। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे ही क्यों बोलना दोनों बात चाहते हैं, पर दूसरी बात कोई बोल नहीं पाता है। तो यू आर वेरी लकी कि पापा वो बात अपने एक्सप्रेस कर पाए, एक हेजिटेशन को पार करके। और मुझे लगता है कि शायद बहुत ही अच्छा डिसीजन था। बेटा मैं एक बात जैसे क्लोजिंग क्लोजिंग रिमार्क की तरह बोलना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सपना देख के आईआईटी आइम्स खुलवाए थे। और मेरे को लगता है जो भी बंदा अच्छे कॉलेज से पढ़ता है ना, वो नेशनल एसेट होता है। तो आप अपनी टाइम की कीमत समझना, आईटी इज जस्ट एन प्लेटफॉर्म। आप उसके साथ जस्टिस करोगे ना, थोड़ा बिग प्लान के साथ जाना, थिंक बिग। यू आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। तुम कुछ इस लेवल पे करना कि कहीं ना कहीं वो पूरी सोसाइटी पे उसका कास्केडिंग इफेक्ट जाए। ऐसे मत सोचना कि जस्ट लाइक कि बेटा वो फिर कोई नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा बच्चा भी वैसे सोच सकता है कि चलो मैं कुछ थोड़ा सा थोड़ा पैसा कमा लूंगा। अगर तुम्हें पैसे भी कमाने हैं तो करोड़ों में कमाना, और ताकि तुम सोसाइटी में कुछ बेटर कर पाओ या कुछ नया कंपनी खोल पाओ या कुछ भी कर पाओ, थोड़े बड़े लेवल पे प्लान करना बेटा। ट्रस्ट मी, यू आर ए नेशनल एसेट। और आई होप बच्चे इस इंटरव्यू में से अपनी काम की चीज निकाल लेंगे। स्टिल बेटा हो सकता है मैं तुम्हारा नंबर कुछ बच्चों से शेयर करूं, उनसे कम्युनिकेट कर लेना बेटा। जी इट्स सर, श्योर ऑलवेज सर। गुड टू शेयर व्हाट यू नो। ठीक है बेटा, मैं इंटरव्यू तो क्लोज करता हूँ। और बेटा ऑल द बेस्ट। जितने एग्जाम्स आ रहे हैं अभी तुम लोग के, मिड टर्म या जो भी आ रहे हैं, उसको प्लीज प्लान वे में टारगेट करना बेटा। जी। और इंजॉय भी करना, बीटेक में एंजॉयमेंट होता ज्यादा ही अपने आप, तुम्हें पता लग रहा होगा तो जी सर। इंजॉय करो बेटा, पर बीच में अपना मार्क पढ़ाई पे रखना, मतलब दिमाग पढ़ाई पे रखना बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा।